हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार कहानी में। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको अचानक पता चले कि आप अपनी असल जिंदगी नहीं बल्कि एक नॉवेल की कहानी जी रहे हैं, और वो भी मेन हीरोइन नहीं बल्कि एक विलन के रूप में। आज की कहानी की हमारी फीमेल लीड ली यिंग के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसे पता चल जाता है कि नॉवेल के राइटर ने उसे बहुत ही मतलबी और बुरी लड़की बनाया है, जो अपने धोखेबाज मंगेतर जी मिंग चुआन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन अब गेम बदलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट है वो आपका दिमाग घुमा देगा। ली यिंग को याद आता है कि असली नॉवेल की कहानी क्या थी। नॉवेल के हिसाब से ली यिंग अपने पड़ोसी के बड़े भाई और एक बहुत ही पावरफुल सीईओ जिन तिंग झो को सिड्यूस करती है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती है, ताकि वो मिंग चुआन से शादी कर सके। लेकिन नॉवेल में उसका मंगेतर मिंग चुआन ठीक उसी वक्त रिपोर्टर्स को लेकर वहां आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ली यिंग की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, उसकी सगाई टूट जाती है और आखिरकार वो बिल्डिंग से कूदकर जान दे देती है, ताकि मिंग चुआन और नॉवेल की असली हीरोइन जी वे को खुशी खुशी शादी कर सके और उनका हैप्पी एंडिंग हो। पर रुकिए, अब हमारी ली यिंग को ये सब पहले से पता चल चुका है। वो मन ही मन कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ये खेल खेलोगे? अब मैं तुम्हारी लिखी कहानी के हिसाब से नहीं चलूंगी। तभी सीन में आता है वो धोखेबाज मंगेतर मिंग चुआन। वो एक सरप्राइज देने के नाम पर रात के वक्त रिपोर्टर्स की पूरी फौज लेकर सीईओ जिन तिंग झो के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अंदर ली यिंग और जिन तिंग झो कुछ गलत कर रहे हैं और आज वो ली यिंग को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा। मिंग चुआन दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। सीईओ जिन तिंग झो गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दरवाजा तोड़ने की? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं और तुम मेरी मंगेतर पर शक कर रहे हो। तभी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बजने लगती है, जिसमें ली यिंग की आवाज आ रही होती है, जो किसी को सिड्यूस कर रही है। मिंग चुआन खुश हो जाता है कि चलो सबूत मिल गया। उसे लगता है कि ये किसी खुफिया माइक यानी बगिंग डिवाइस से रिकॉर्ड हुआ है। रिपोर्टर्स भी सवाल पूछने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ली यिंग भी वहां खड़ी होती है और बिल्कुल मासूम बनने का नाटक करती है। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब सब ध्यान से सुनते हैं तो पता चलता है कि वो गंदी ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी माइक से नहीं बल्कि खुद मंगेतर मिंग चुआन के फोन से बज रही थी। जी हाँ, दरअसल मिंग चुआन ने ली यिंग की इज्जत उछालने के लिए एक एआई ऑडियो बुक का इस्तेमाल किया था और उसमें ली यिंग की आवाज डाल दी थी। ली यिंग मासूमियत से पूछती है, मिंग चुआन, तुमने मेरी आवाज के साथ ये क्या किया? तुमने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए ये सब रचा है ना? अब मिंग चुआन बुरी तरह फंस चुका था। उसने जिन रिपोर्टर्स को ली यिंग को बेइज्जत करने के लिए बुलाया था, उन्हीं के सामने वो खुद एक घटिया इंसान और स्कमबैग साबित हो गया। सब समझ गए कि उसने अपनी मंगेतर को फंसाने के लिए कितनी नीच हरकत की है। मिंग चुआन को वहां से जलील होकर भागना पड़ता है। ली यिंग की चालाकी काम कर गई। उसने चोर मचाए शोर वाली कहावत सच कर दी। अब खतरे के टल जाने के बाद हम देखते हैं ली यिंग और सीईओ जिन तिंग झो के बीच की केमिस्ट्री। ली यिंग खिड़की से बाहर निकलते वक्त नाटक करती है कि उसे चोट लग गई है और बहुत ही प्यार से जिन तिंग झो से कहती है, जिनझो भाई, मुझे चोट लग गई, क्या आप इस पर फूंक मार देंगे? तभी दादाजी कहते हैं कि अब जब तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हें पुराने घर लौट लाना चाहिए। लेकिन ली यिंग मना कर देती है और कहती है कि वो जिनझो भाई के साथ ही रहेगी। बेचारी ने नॉवेल का पूरा प्लॉट ही बदल कर रख दिया है। अब ली यिंग समझ चुकी है कि तिंग झो सिर्फ नॉवेल का एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी दिल है और वो सच में उसे पसंद करने लगी है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस नॉवेल का जो लेखक है वो ली यिंग को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। जैसे ही वो अपनी मौत टालती है, सिस्टम एक नई मौत की साजिश रच देता है। आज के एपिसोड में जो होने वाला है वो देखकर आप भी कहेंगे, क्या मास्टरमाइंड लड़की है। दादाजी फैसला करते हैं कि कल ही ली यिंग और मिंग चुआन की सगाई तोड़ दी जाएगी। ली यिंग बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे सिस्टम की तरफ से एक खौफनाक वार्निंग मिलती है। अलर्ट, कैरेक्टर ने कहानी बदल दी है, इसलिए नया मौत का सीन जनरेट किया जा रहा है। ली यिंग देखती है कि नए प्लॉट के हिसाब से मिंग चुआन माफी मांगने के बहाने उसे शराब पिलाएगा और उस शराब में जहर होगा। ली यिंग भड़क जाती है और कहती है, ये राइटर पागल हो गया है क्या? कभी छत से
कूदवाता है, कभी पानी में डुबोता है, और अब जहर। क्या मुझे इस बुक में मरना ही पड़ेगा? अगली सुबह वही होता है जो सिस्टम ने बताया था। मिंग चुआन और उसका परिवार ली यिंग के पुराने घर माफी मांगने आ धमकते हैं। सीईओ जिन तिंग झो भी ली यिंग को बचाने वहां पहुंच जाता है। मिंग चुआन घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी ली यिंग का सौतेला दादा उस पर दबाव डालता है कि चुपचाप ये वाइन का ग्लास पियो और मिंग चुआन के साथ खुशी खुशी रहो। सबको लगता है कि ली यिंग फंस गई, लेकिन हमारी हीरोइन तो अलग ही लेवल पर खेल रही है। वो वाइन का ग्लास पकड़ती है, बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर मिंग चुआन से कहती है, मिंग चुआन, मुझे तो शराब से एलर्जी है। अगर तुम सच में अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हो तो मेरे हिस्से की ये शराब तुम पी लो। मिंग चुआन, जिसे पता नहीं था कि उसमें जहर है, ग्लास गटक जाता है और बूम, थोड़ी देर में ही उसे उल्टियां होने लगती हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ली यिंग ने अपने कातिल को ही जहर पिला दिया, लेकिन ली यिंग को जल्द ही एहसास होता है कि नॉवल का हीरो होने के नाते मिंग चुआन के पास प्लॉट आर्मर है। अस्पताल में उसका पेट साफ किया जाता है और वो बच जाता है। इधर ली यिंग टेंशन फ्री होकर सीईओ जिन तिंग झो से फ्लर्ट कर रही होती है। वो कहती है, अभी सगाई टूटी नहीं है तो किस तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या मैं आपकी एब्स टच कर सकती हूँ? तभी सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। अलर्ट, नया मौत का प्लॉट जनरेट हो रहा है। इस बार नया प्लॉट ये है कि ली यिंग अस्पताल में मिंग चुआन से मिलने जाएगी। वहां उसकी बहस नॉवल की असली हीरोइन जी वेई से होगी और लड़ाई में एक भारी लोहे की अलमारी ली यिंग के ऊपर गिर जाएगी और वो कुचल कर मर जाएगी। ये सुनकर ली यिंग जोर से हंस पड़ती है। वो कहती है, लो, अब कुचल कर मरने वाला प्लॉट आ गया, लेकिन अगर मैं अस्पताल जाऊंगी ही नहीं तो अलमारी गिरेगी कैसे? हाँ, मैं कितनी जीनियस हूँ, मुझे बस यहाँ से दूर भागना है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में जहर खाने के बाद मिंग चुआन और उसका परिवार ली यिंग से खुन्नस खाए बैठे हैं। मिंग चुआन चिढ़कर कहता है, जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है मेरी पनौती लग गई है। पहले जिन तिंग झो से मार खाई, फिर जहर खाकर अस्पताल आ गया। वो लोग एक बहुत ही घटिया प्लान बनाते हैं। वो तय करते हैं कि अगर ली यिंग के घर वाले जबरदस्ती ये शादी करवाएंगे भी तो वो लोग कुछ गुंडों को पैसे देकर ली यिंग की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, ताकि वो किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। ली यिंग उस धोखेबाज मिंग चुआन और नॉवल की असली हीरोइन फांग जिवेई के सामने खड़ी है। जिवेई वही ग्रीन टी बिच है, मासूम दिखने वाली चालाक लड़की जो ली यिंग का मंगेतर चुराना चाहती है। ली यिंग पूरे स्वैग में जिवेई से कहती है, मिस लिन, चूंकि तुम्हें ये कचरा उठाने का इतना ही शौक है तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम और ये धोखेबाज मिंग चुआन जिंदगी भर एक साथ रहो। मैं तो बस अपनी सगाई तोड़ने आई हूँ। ली यिंग सगाई तोड़ना चाहती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो सगाई तोड़ने वाले शब्द बोल ही नहीं पाती। नॉवल का प्लॉट उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है। ली यिंग गुस्से में उन दोनों को गालियां देती है और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। नॉवल के राइटर को पता चल जाता है कि इस कैरेक्टर के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ गई है और ये कहानी के कंट्रोल से बाहर जा रही है। अचानक सिस्टम में एक इमरजेंसी अलर्ट बजता है, इरेजर प्रोसीजर एक्टिवेटेड, यानी सिस्टम अब ली यिंग को मार डालना चाहता है। राइटर उसे एक कार एक्सीडेंट में मारने का प्लॉट लिख देता है। एक तेज रफ्तार कार ली यिंग की तरफ बढ़ती है। ली यिंग वहां से हटना चाहती है, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। कहानी का प्लॉट उसे हिलने ही नहीं दे रहा है। क्या ली यिंग मारी जाएगी? ली यिंग किसी तरह उस कार एक्सीडेंट से बच जाती है। अनाहिलेशन फेल्ड, लेकिन सिस्टम हार नहीं मानता। वो तुरंत एक नई स्टोरी लाइन लोड करता है। नए प्लॉट के हिसाब से ली यिंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड शेंग शेंग की मुलाकात होटल में जिवेई से होगी। वहां ली यिंग अपनी दोस्त को भड़काएगी, जिसके बाद धक्का मुक्की में उसकी दोस्त सीढ़ियों से गिरकर मर जाएगी। ली यिंग ये प्लॉट सुनकर आग बबूला हो जाती है। क्या साइड कैरेक्टर्स की जान की हुई कीमत नहीं? तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली खेल। ली यिंग अपना प्लान बनाती है और अपने बैकअप यानी हैंडसम सीईओ जिनजो के पास जाती है। वो उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या आप मुझे एम्परर होटल ले चलेंगे? जिनजो मान जाता है और अब शुरू होता है असली ड्रामा। होटल में ली यिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि देखो, जिवेई ने मेरा मंगेतर चुराया है, लेकिन हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ली यिंग का मास्टरमाइंड प्लान ये था कि सिस्टम के हिसाब से किसी न किसी को तो सीढ़ियों से गिरना ही है, तो क्यों ना उस जिवेई को ही गिरा दिया जाए। सीढ़ियों के पास दोनों की बहस होती है। जिवेई हमेशा की तरह बेचारी बनने का नाटक करती है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, लेकिन जिवेई के पास तो हीरोइन का प्रोटैगनिस्ट हेलो है। वो बच जाती है और ली यिंग और उसकी दोस्त खतरे में पड़ जाते हैं। ली यिंग गिरने ही वाली होती है कि तभी बूम! अगर इस दुनिया में कोई भगवान है तो वो सीईओ जिनजो है। वो ऐन मौके पर आकर ली यिंग को अपनी बाहों में बचा लेता है। सिस्टम की स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आता है, डेथ फेलियर,
मौत का नया प्लॉट 3 दिन में अपडेट होगा। यानी सिस्टम ने अभी हार नहीं मानी है, उसके पास बचने के लिए सिर्फ 3 दिन है। जिनजो लीइंग को डांटता है कि तुम्हें पता था कि खतरा है, फिर भी तुमने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की। लेकिन लीइंग के लिए अपनी दोस्त की जान बचाना सबसे ज़रूरी था। सीईओ जिन तिंगजो अब लीइंग को लेकर बहुत परेशान है। उसने नोटिस कर लिया है कि लीइंग के साथ बार बार अजीब हादसे हो रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। क्या वो धोखेबाज मिंगचुआन और वो लड़की जिवेई ये सब करवा रहे हैं? तुम कहो तो मैं उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं। लीइंग उसे रोकती है कि वो अपने हाथ गंदे ना करे। तभी लीइंग एक बहुत ही फनी बात बताती है। वो कहती है कि उसने सीढ़ियों पर ओरिजिनल नॉवल की हीरोइन जिवेई को धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे धक्का दे ही नहीं पाई क्योंकि उस हीरोइन के पास फीमेल लीड हेलो यानी राइटर का स्पेशल प्रोटेक्शन था। आप उसे चाहे जैसे धक्का दो वो गिरती ही नहीं है। ये सब देखकर लीइंग आखिरकार जिन तिंगजो को सच बता देती है। वो कहती है, हम एक नॉवल के अंदर हैं। मिंगचुआन और जिवेई इस कहानी के मेन हीरो हीरोइन हैं और हम दोनों सिर्फ कैनन फॉडर यानी फालतू साइड कैरेक्टर हैं जो आखिर में मारे जाएंगे। लेकिन तिंगजो को लगता है कि लीइंग की नींद पूरी नहीं हुई है और वो पागलों जैसी बातें कर रही है। तभी लीइंग के दिमाग में कहानी का नया प्लॉट जनरेट होता है। चैप्टर 29 कार एक्सीडेंट में मौत। लीइंग राइटर को गालियां देने लगती है कि अब एक कार एक्सीडेंट के अलावा कोई और तरीका नहीं मिला मारने का। अब वो फैसला करती है कि वो बस या कार में जाएगी ही नहीं, वो सबवे ट्रेन लेगी ताकि एक्सीडेंट हो ही ना सके। लीइंग समझ जाती है कि डर कर छुपने से कुछ नहीं होगा। अगर राइटर ने मौत लिखी है तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। तो वो डिसाइड करती है कि वो मौत के साथ ही गेम खेलेगी। वो एक ड्राइवर को पैसे देकर हायर करती है और उससे कहती है, तुम अपनी गाड़ी 10 की स्पीड पर बहुत ही धीरे लाना और मुझे हल्का सा टच करना, मैं खुद ही जमीन पर गिरने की एक्टिंग कर लूंगी। लीइंग का प्लान था कि अगर एक्सीडेंट का प्लॉट पूरा हो गया, भले ही नकली, तो राइटर उसे छोड़ देगा। दूसरी तरफ सीईओ जिन तिंगजो को टेंशन हो रही है तो वो चुपके से अपने बॉडीगार्ड्स को लीइंग की हिफाजत के लिए उसके पीछे लगा देता है। लीइंग सड़क पर एक्सीडेंट की एक्टिंग करने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन तभी कहानी का प्लॉट अपना रंग दिखाता है। जिस ड्राइवर को उसने हायर किया था, गाड़ी अचानक उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। गाड़ी फुल स्पीड में लीइंग की तरफ बढ़ती है। लीइंग घबरा जाती है और सोचती है, नहीं, मैं नहीं मर सकती। अगर मैं मर गई तो मेरे तिंगजो का क्या होगा? एक फटी पुरानी किताब मेरी किस्मत तय नहीं कर सकती। गाड़ी बस उसे उड़ाने ही वाली थी कि एकदम हीरो की तरह तिंगजो का सेक्रेटरी सन वहां आता है और उसकी जान बचा लेता है। थोड़ी देर में सीईओ तिंगजो वहां भागता हुआ आता है। वो लीइंग को सही सलामत देखकर चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी सीन में एक नई और खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। उसका नाम है मिस बाई। लीइंग को थोड़ी जलन होती है और पूछती है, ये कौन है? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? तिंगजो कहता है, नहीं, ये तो बस बिजनेस फ्रेंड है। लीइंग सोचती है कि अगर मैं इस कहानी के हीरो हीरोइन का प्यार ही खत्म करवा दूं तो मेरी मौत का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। उसका दिमाग दौड़ता है और वो प्लान बनाती है कि वो 10 मिलियन देकर एक बहुत ही हैंडसम लड़के को हायर करेगी जो जाकर असली हीरोइन जिवेई को सिड्यूस करेगा। जब जिवेई मिंगचुआन को छोड़ देगी तो मिंगचुआन पागल हो जाएगा और उसी गुस्से में लीइंग उससे अपनी सगाई तोड़ लेगी। वाह, क्या मास्टरमाइंड है हमारी लीइंग। लेकिन रुको, कहानी में असली मजा को अब आता है। लीइंग को पता ही नहीं है कि जो प्लान वो बना रही है, ठीक वही प्लान हमारा सीईओ जिन तिंगझाओ भी बना रहा है। जिन तिंगझाओ को पता चल जाता है कि जब तक मिंगचुआन और जिवेई साथ हैं, लीइंग की जान को खतरा है। तो हमारा अमीर सीईओ सीधा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, उस जिवेई के लिए मिंगचुआन से भी ज्यादा अमीर, स्टाइलिश और बड़ा आदमी ढूंढो। मतलब दोनों एक दूसरे से छुपकर एक ही मिशन पर लगे हैं। तिंगझाओ का बिछाया जाल काम कर जाता है। जिवेई एक बहुत ही रईस लड़के हुओ जिंगी के प्यार में पड़ जाती है और मिंगचुआन को धोखा दे देती है। उधर मिंगचुआन को जब पता चलता है कि जिवेई ने उसे धोखा दिया है तो वो बौखला जाता है। उसकी लड़ाई हो जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लीइंग जब ये न्यूज़ सुनती है तो खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है कि ये सब उसके हायर किए हुए लड़के ने किया है। उसका रास्ता अब साफ था। अब बारी थी थोड़े रोमांस की। लीइंग ने अपने एक दोस्त से लड़कों से फ्लर्ट करने की टिप्स ली थी। वो घर पर सीईओ तिंगझाओ के पास जाती है, उसे दूध का गिलास देती है और एकदम करीब जाकर कहती है, जिंझाओ भाई, आपके कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? क्या आपको बुखार है या आप पहले कभी किसी औरत के साथ नहीं रहे? कहो तो मैं आपको सिखा दूं। बेचारा सीईओ इतना ब्लश करने लगता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन लीइंग अपने दोस्तों के साथ बाहर होती है। तभी तिंगझाओ वहां आ जाता है उसे घर ले जाने के लिए। घर पहुंचकर लीइंग कहती है, जिंझाओ भाई, क्या आप कल मेरी मदद करेंगे? मुझे जी फैमिली के साथ अपनी सगाई हमेशा के लिए तोड़नी है। ये सुनकर तिंगझाओ मन ही मन लड्डू फोड़ता है कि मतलब सगाई टूटने के बाद ये सिर्फ मेरी हो जाएगी। तभी लीइंग अपनी फ्लर्टिंग का दूसरा तरीका आजमाती है। वो एकदम से कहती है, जिंझाओ भाई, मैं इतनी बड़ी हो गई पर मैंने आज तक किसी लड़के के एब्स टच नहीं किए। क्या आप
मुझ पर थोड़ी दया करेंगे, वरना मैं बाहर जाकर कोई मेल मॉडल ढूंढ लूंगी। ये सुनकर तिंगझाओ हैरान रह जाता है। अब खतरे के टलने के बाद ली यिंग अपने प्यारे सीईओ जिन तिंगझाओ के साथ फुल फ्लर्टिंग के मूड में है। वो प्यार से उनके 6 पैक एब्स छूती है और कहती है, वाह, आपके एब्स कितने कड़क और बाउंसी हैं। जिनझाओ भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा है। ली यिंग कहती है कि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे, अब जिनझाओ ही उसके सबसे करीब है। दोनों के बीच प्यार की चिंगारी भड़क रही है। दूसरी तरफ ली यिंग ने मिंगचुआन को अपनी सगाई तोड़ने यानी अनलमेंट का लीगल नोटिस भेज दिया है, लेकिन मिंगचुआन का ईगो हर्ट हो गया है। वो कहता है, तुम मेरी और हीरोइन जिवेई की जोड़ी तोड़ना चाहती हो ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन ये सगाई कभी नहीं तोड़ूंगा। जब ये बात जिनझाओ ली यिंग को बताता है तो ली यिंग जोर से हंसने लगती है। वो मिंगचुआन को एक सड़ा हुआ खीरा बुलाती है। ली यिंग कहती है, वो एक घटिया इंसान है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब आप ही मेरे फेवरेट हो जिनझाओ। ये सुनकर बेचारा सीईओ ब्लश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब आता है असली ट्विस्ट। अचानक सिस्टम एक्टिवेट होता है और ली यिंग को एक खौफनाक वार्निंग देता है। सिस्टम बताता है कि क्योंकि नॉवेल के हीरो और हीरोइन यानी मिंगचुआन और जिवेई वापस एक हो रहे हैं, तो अब एक नई स्टोरी लाइन शुरू हो गई है। आने वाले प्लॉट में मिंगचुआन के दुश्मन ली यिंग और हीरोइन जिवेई दोनों को किडनैप कर लेंगे। गुंडे मिंगचुआन को दोनों में से किसी एक को बचाने का मौका देंगे और गेस कीजिए क्या, मिंगचुआन हीरोइन को चुनेगा और गुंडे हमारी ली यिंग को बेरहमी से मार डालेंगे। ली यिंग के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पास इस डेथ प्लॉट से बचने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। टेंशन के बीच एक बहुत ही फनी इंसिडेंट होता है। अगले दिन सुबह ली यिंग डरते हुए जिनझाओ से पूछती है, जिनझाओ भाई, क्या आपने कल रात कोई अजीब आवाज सुनी? मैं एक मूवी देख रही थी और गलती से मेरा ब्लूटूथ आपके हेडफोन से कनेक्ट हो गया था। सोचिए, जिनझाओ जो कंपनी का इतना बड़ा सीईओ है, उसके कानों में अचानक कैसी कैसी आवाजें आई होंगी। लेकिन जिनझाओ उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। ये दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं ना। खैर, अपनी जान बचाने के लिए ली यिंग को किसी भी हाल में अपनी सगाई तोड़नी होगी। वो सीधा पहुंच जाती है नॉवेल की हीरोइन जिवेई के पास। ली यिंग उसे सबसे बड़ा सच बता देती है। वो कहती है, सुनो, ये दुनिया असल में एक नॉवेल है और हम सब उस राइटर की पतपुतलियां हैं। मिंगचुआन तुमसे प्यार नहीं करता, राइटर उसे जो करने को कहेगा वो वही करेगा। लेकिन जिवेई ठहरी पक्की लालची। मिंगचुआन आकर जिवेई को शॉपिंग के लिए 2 लाख रुपए का कार्ड थमा देता है। बस 2 लाख देखते ही जिवेई को लगता है कि मिंगचुआन ही उसका सच्चा प्यार है। ली यिंग उसे 2 करोड़ का ऑफर देती है कि वो मिंगचुआन को छोड़ दे, लेकिन वो बेवकूफ हीरोइन नहीं मानती। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो ली यिंग डिब्बा ही टेढ़ा कर देती है। प्लान ए फेल होने के बाद वो शुरू करती है प्लान बी। वो ठान लेती है कि वो मिंगचुआन के परिवार यानी जी फैमिली का जीना हराम कर देगी और इसके लिए उसे साथ मिलता है पावरफुल सीईओ जिन तिंगझाओ का। सिस्टम ने कहा था ना कि गुंडे ली यिंग और हीरोइन जिवेई को किडनैप करेंगे, तो ली यिंग नॉवेल के राइटर से एक कदम आगे निकल जाती है। वो जिनझाओ से कुछ खतरनाक बॉडीगार्ड्स उधार मांगती है और ऑर्डर देती है, आज रात हीरोइन जिवेई को किडनैप कर लो। जी हाँ, राइटर उसे किडनैप करवाता उससे पहले ही हमारी लेडी बॉस ने खुद हीरोइन को किडनैप करवा दिया। ली यिंग को लगता है कि वो सेफ है। इसी बीच उसकी दोस्त उसे कुछ स्पाइसी रोमांस नॉवेल्स पढ़ने को देती है, पर मजा तो तब आता है जब ली यिंग देखती है कि उसकी दोस्त ने नॉवेल के हीरो हीरोइन का नाम काटकर वहां ली यिंग और हैंडसम सीईओ जिन तिंगझाओ का नाम लिख दिया है। ये पढ़कर हमारी ली यिंग शर्म से लाल हो जाती है। उसे रातों को नींद नहीं आ रही है और वो बेडशीट को गले लगाकर सीईओ जिन के ही ख्यालों में खोई रहती है। उसने जिन के लिए नई बेडशीट भी खरीदी है। ली यिंग को लगता है कि अब उसकी लाइफ में सिर्फ रोमांस है और जान जाने का खतरा टल चुका है। लेकिन भाई, ये ड्रामा नॉवेल है, यहाँ शांति कहा। 1 महीना बीत जाता है और अचानक बूम, नॉवेल का प्लॉट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। ली यिंग और असली हीरोइन जिवेई दोनों को किडनैप कर लिया जाता है और एक पुरानी बिल्डिंग में बांध दिया जाता है। वहां आता है हमारा घटिया मंगेतर मिंगचुआन। किडनैपर्स उससे कहते हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारी 2 औरतें हैं, एक तुम्हारी मंगेतर और दूसरी तुम्हारी सेक्रेटरी। बताओ तुम किसकी जान बचाओगे? जिवेई रोते हुए मिंगचुआन से भीख मांगती है। ली यिंग, जिसे कहानी पता है, चिल्लाती है, हाँ हाँ, उसे मरने दो। लेकिन तभी मिंगचुआन कुछ ऐसा कहता है जिससे सबका दिमाग सुन्न हो जाता है। वो कहता है, मैं किसी को नहीं चुनूंगा, मेरे पास तुम लोगों के साथ ये गेम खेलने का टाइम नहीं है। और वो उन दोनों को मरने के लिए वहीं छोड़कर चला जाता है। किडनैपर्स भी हैरान है कि भाई ये कैसा हीरो है। मिंगचुआन के जाते ही जिवेई खुद को रस्सियों से आजाद कर लेती है। वो गुस्से से पागल है। उसे समझ आ गया है कि मिंगचुआन एक नंबर का कचरा इंसान है। लेकिन रुकिए, अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बाप लेवल ट्विस्ट। ये किडनैपिंग कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये पूरा का पूरा गेम हमारी विलन ली यिंग ने ही सेट किया था।
जी हाँ, फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ली यिंग ने मिंग चुआन को लालच दिया था कि अगर किडनैपिंग वाले दिन वो किसी को नहीं चुनेगा तो ली यिंग उसे सीईओ जिन के सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स दे देगी। और दूसरी तरफ ली यिंग ने किडनैपर्स यानी जिन्हें मिंग चुआन ने नौकरी से निकाला था उनके साथ डील की थी। उसने किडनैपर से कहा, मेरे इस नाटक में मेरा साथ दो, मैं जिवेई के सामने मिंग चुआन का असली चेहरा लाना चाहती हूँ, बदले में मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल जाएगी। माइंड ब्लोइंग राइट? ली यिंग ने एक तीर से दो शिकार किए। अब जब असली हीरोइन जिवेई को मिंग चुआन से नफरत हो गई है तो वो उसे छोड़ देती है। ली यिंग खुशी से झूम उठती है क्योंकि फाइनली वो नॉवेल की विलेन वाली किस्मत से आजाद हो गई है। लेकिन तभी सिस्टम में एक बड़ा अलर्ट बजता है। सिस्टम कहता है, अलर्ट, असली मेल लीड का कैरेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इमरजेंसी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर शुरू किया जा रहा है। नया मेल लीड जिन तिंगझाओ। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है, दरवाजा टूटता है और वहां आता है हमारा नया हीरो, पावरफुल सीईओ जिन तिंगझाओ। ली यिंग उसे देखते ही मुस्कुराती है और कहती है, जिनझाओ भाई, मुझे पता था कि जब भी मैं खतरे में होंगी मुझे बचाने सबसे पहले आप ही आएंगे। मिंग चुआन बुरी तरह फंस चुका है। जिन गुंडों को उसने ली यिंग को किडनैप करने के लिए बुलाया था वो सब पलट जाते हैं और मिंग चुआन पर ही इल्जाम लगा देते हैं। अब यहाँ नॉवेल की असली हीरोइन पांग जीवेई भी मिंग चुआन से नफरत करने लगती है। ली यिंग को डर लगता है कि अगर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया तो नॉवेल का सिस्टम मिंग चुआन को हटाकर सीईओ तिंगजो को नया हीरो बना देगा और उसकी शादी जीवेई से करा देगा। इसलिए ली यिंग बड़ी चालाकी से दोनों का पैचअप कराने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एंट्री होती है पुलिस की। पता चलता है कि हमारी मास्टरमाइंड ली यिंग ने सुबह ही पुलिस स्टेशन में मिंग चुआन और जीवेई के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मिंग चुआन को फाइनली समझ आ जाता है कि ली यिंग ने उसे फिर से बेवकूफ बना दिया। पुलिस स्टेशन जाते जाते वो चिल्लाता है, ली यिंग, तुमने मेरे साथ फिर से खेल खेला है। मिंग चुआन और झिवेई के जेल जाते ही ली यिंग को सिस्टम का नया अपडेट मिलता है। पता चलता है कि जेल की सलाखों के पीछे उन दोनों यानी मिंग चुआन और झिवेई का प्यार फिर से परवान चढ़ गया है और उनका पैचअप हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार सिस्टम ने ली यिंग को कोई डेथ वार्निंग नहीं दी। ली यिंग खुश होती है कि शायद राइटर को भी समझ आ गया है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी उसे एक झटके से याद आता है, अरे बाप रे, वो मिंग चुआन से अपनी सगाई तोड़ना तो भूल ही गई। अगर उसने सगाई नहीं तोड़ी तो राइटर उसे रास्ते से हटाने के लिए पक्का मार देगा। सीन शिफ्ट होता है जहां सीईओ तिंगजो बिल्कुल एक ग्रीन फ्लैग की तरह बर्ताव कर रहा है। जब वो देखता है कि हाई हील्स पहनने की वजह से ली यिंग के पैरों में दर्द हो रहा है तो वो तुरंत उसके लिए चप्पल मंगवाता है। पर दूसरी तरफ वो स्कमबैग मिंग चुआन पार्टी में मौजूद लोगों के बीच ली यिंग को लेकर गंदी अफवाहें फैला रहा होता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब बातों से काम नहीं बनता तो मिंग चुआन अपनी असली औकात पर आ जाता है। वो ली यिंग की इज्जत लूटने और उसे बदनाम करने के लिए एक गुंडे को भेजता है। इससे पहले कि वो गुंडा ली यिंग के साथ कुछ गलत कर पाता, हमारा हीरो जिन तिंगजो बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। जब उस गुंडे की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि मिंग चुआन ने ली यिंग को फंसाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल ड्रग यानी नशे की दवा का इस्तेमाल किया था। जिन तिंगजो गुस्से में कहता है कि वो इस धोखेबाज मिंग चुआन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी ली यिंग का सिर चकराने लगता है। दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जिन तिंगजो घबराकर कहता है कि वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन दवा के नशे में ली यिंग हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देती है। वो सीधे जिन तिंगजो को गले लगा लेती है और पूरी तरह से उस पर डोरे डालने लगती है। वो कहती है, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे फनी सीन, जहाँ एक तरफ ली यिंग उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं हमारा हीरो जिन तिंगजो एक सख्त लौंडा बन जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना नहीं हूँ। ली यिंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम डरपोक हो या तुम में दम नहीं है? पर जिन तिंगजो अपने उसूलों का पक्का है। वो नशे की हालत में उसका फायदा नहीं उठाता और रोमांस करने की बजाय सीधे फैमिली डॉक्टर को बुला लेता है। बेचारी ली यिंग का सारा रोमांटिक प्लान पानी में मिल जाता है। अगली सुबह जब ली यिंग होश में आती है तो वो अपनी दोस्त यिंगिंग से इस बारे में बात करती है। वो कहती है, भाई वो इंसान है या कोई साधु? उसका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? उसकी दोस्त हंसते हुए कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुझे लड़कों को फंसाने का एक फिशिंग मैनुअल भेजूंगी जिससे वो पूरी तरह तेरे प्यार में पागल हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं ली यिंग की नई चालाकी। वो जिन तिंगजो का अटेंशन पाने के लिए नाटक करती है कि उसके पैर की मोच में बहुत दर्द हो रहा है। वो नखरे दिखाते हुए कहती है, आह बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अपने पैर दो ना, दवा लगानी है। और हमारा बेचारा हीरो
फिर से पिघलने लगता है। ली यिन ने फ्लर्टिंग मैनुअल पढ़कर पूरी तैयारी कर ली है। वो बेचारी बनने का नाटक करती है और अपने पैर की हल्की सी चोट दिखाकर सीईओ जिन तिंगजो से कहती है, जिंजो भाई क्या आप मुझे दवाई लगा देंगे, वरना मैं लंगड़ा कर चलूंगी तो बहुत बेइज्जती होगी। वो जानबूझकर उससे फिजिकल कांटेक्ट बढ़ा रही है। तिंगजो को भी समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की अचानक इतनी स्वीट कैसे हो गई। ली यिंग मन ही मन खुश हो रही है कि उसका प्लान काम कर रहा है और तिंगजो भाई उसके प्यार में पिघल रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है धोखेबाज मंगेतर मिंग च्वान के घर पर। यहाँ फुल इंडियन सीरियल वाला ड्रामा चल रहा है। मिंग च्वान का बाप नॉवेल की असली हीरोइन फांग जीवई के मुंह पर 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए का चेक फेंकता है और कहता है, ये पैसे लो और मेरे बेटे की जिंदगी से दफा हो जाओ। तुम जैसी गवार लड़की मेरी होने वाली बहू ली यिंग के जूतों के बराबर भी नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मिंग च्वान जो जीवई से सच्चा प्यार करने का नाटक करता है, वो अपने बाप के सामने एक शब्द नहीं बोलता। वो चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती होते हुए देखता रहता है। और तभी वहाँ एंट्री होती है हमारी क्वीन ली यिंग की। अब रूल के हिसाब से तो विलेन को हीरोइन को ताने मारने चाहिए, लेकिन ली यिंग मिंग च्वान की धज्जियां उड़ा देती है। वो कहती है, मिंग च्वान क्या तुम सच में इस लड़की से प्यार करते हो? तुम्हारे बाप ने इसे इतना जलील किया और तुम बुज़दिलों की तरह चुप खड़े रहे। फिर वो जीवई से कहती है, देख लिया तुमने इस आदमी का असली चेहरा, ये किसी के लायक नहीं है, चलो मेरे साथ। जीवई हैरान रह जाती है कि जो लड़की उसकी सौतन है वो उसकी मदद क्यों कर रही है। ली यिंग उसे समझाती है कि मिंग च्वान एक नंबर का डरपोक और मतलबी इंसान है, लेकिन भाई ये नॉवल की हीरोइन जीवई इतनी बड़ी बेवकूफ है कि वो अभी भी मिंग च्वान का बचाव करती है और कहती है, नहीं वो मुझसे प्यार करता है, उसके पापा ने उसे डराया होगा। ली यिंग अपना सिर पीट लेती है और सोचती है कि क्या इस नॉवल का राइटर पागल था जो ऐसी अंधी लड़की को हीरोइन बना दिया। इन सब ड्रामे के बाद ली यिंग वापस अपने सीईओ तिंगजो के पास जाती है, लेकिन तिंगजो अचानक कहता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए ओवरसीज जाना पड़ रहा है और मैं कब लौटूंगा पता नहीं। असल में ली यिंग की हरकतों की वजह से सीईओ तिंगजो का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा है कि उन्हें खुद को शांत करने के लिए ली यिंग से दूर जाना पड़ रहा है। वो साफ साफ कह देता है कि मुझे शांत होने की जरूरत है और वहाँ से भाग जाता है। एक हफ्ता बीत जाता है, तिंगजो अभी भी वापस नहीं आया है। सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में जहाँ तिंगजो बैठा है। उसका एटीट्यूड इतना हाई है कि अब तक वो 6 लड़कियों के ग्रुप्स को रिजेक्ट कर चुका है। तभी क्लब में अनाउंसमेंट होती है एक मिस्ट्री गेस्ट की। एक बेहद हॉट लड़की डांस करते हुए तिंगजो के पास आती है और कहती है, हैंडसम क्या एक ड्रिंक पीना चाहोगे? और दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ली यिंग है जो भेस बदलकर अपने सीईओ को सिड्यूस करने क्लब पहुंच गई है। ली यिंग पूरी तरह से तैयार होकर सीईओ जिन तिंगजो को इम्प्रेस करने पहुंच जाती है। तिंगजो थोड़ा हैरान होता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। यहाँ इन दोनों के बीच एक बहुत ही क्यूट और फनी मोमेंट होता है। तिंगजो को लगता है कि ली यिंग किसी और लड़के को पसंद करती है क्योंकि उसने किसी और की बॉडी टच की थी, लेकिन ली यिंग कसम खाकर कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ आपके एब्स को छुआ है, अब आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तिंगजो भी एक स्माइल के साथ कह देता है, ठीक है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मतलब भाई ये दोनों अब ऑफिशियली एक दूसरे के प्यार में गिर चुके हैं। लेकिन ली यिंग की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक नॉवल का सिस्टम अपडेट होता है और ली यिंग को पता चलता है कि उसका एंड यानी मौत नजदीक है। सिस्टम के हिसाब से कुछ किडनैपर्स मंगेतर मिंग च्वान को पकड़ लेंगे और ली यिंग प्यार में अंधी होकर मिंग च्वान की जगह खुद को किडनैपर्स के हवाले कर देगी, जहां उसकी मौत हो जाएगी। ये देखकर ली यिंग घबरा जाती है। तभी उसके सामने नॉवल की असली हीरोइन फांग जीवे आ जाती है। यहाँ खुलता है एक 9 साल पुराना राज। दरअसल 9 साल पहले जब जीवे का एक्सीडेंट हुआ था तब ली यिंग ने ही उसे बचाया था और उसके इलाज का खर्च उठाया था। ली यिंग जीवे से कहती है, अगर तुम सच में मेरा एहसान मानना चाहती हो तो अपने हीरोइन वाले लक का इस्तेमाल करके मेरी जान बचा लो। और जीवे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर वो घटिया मंगेतर मिंग च्वान अपनी औकात पर आ जाता है। वो पपराजी को पैसे देकर ली यिंग और सीईओ तिंगजो के किस करते हुए पोज की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक करवा देता है। उसका प्लान है कि दोनों को इंटरनेट पर बुरी तरह ट्रोल किया जाए। इन तस्वीरों की वजह से तिंगजो की कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसे कहते हैं असली ग्रीन फ्लैग इंसान। तिंगजो अपने असिस्टेंट से कहता है, चाहे कंपनी दिवालिया हो जाए लेकिन ली यिंग की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। सबसे बेहतरीन पीआर टीम बुलाओ और इंटरनेट से ये सारी खबरें डिलीट करवाओ। रात को जब दोनों साथ होते हैं तो ली यिंग तिंगजो की और करीब आना चाहती है, लेकिन तिंगजो उसे इज्जत देते हुए कहता है, जब तक तुम्हारी उस धोखेबाज से सगाई ऑफिशियली टूट नहीं जाती मैं अपनी हद पार नहीं करूंगा। भाई इस लड़के ने तो सबका दिल जीत लिया।
अब आता है सबसे बड़ा कलेश। इंटरनेट की ये तस्वीरें ली यिंग के दादाजी तक पहुंच जाती हैं। दादाजी गुस्से में आग बबूला होकर तिंगझो को अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को फंसाने की। लेकिन तिंगझो बिना डरे दादाजी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, दादाजी आप गलत समझ रहे हैं। ली यिंग और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि वो मिंगचुआन एक बेवकूफ और घटिया इंसान है। जैसे ही उन दोनों की सगाई टूटेगी, मैं ली यिंग से शादी करूंगा और मैं जिंदगी भर उसकी हिफाजत करूंगा। ली यिंग छुपकर ये सब सुन रही होती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने अपने लिए एकदम सही लड़का चुना है। नॉवल की असली हीरोइन यानी मिंगचुआन की मिस्ट्रेस फांग झीवे को किडनैप कर लिया गया है और गहरी खाइयों में फेंक दिया गया है। उसे किडनैप किसने किया? उन्हीं मजदूरों ने जिन्हें उस धोखेबाज मिंगचुआन ने पैसे नहीं दिए थे। अब नॉवल के पुराने प्लॉट के हिसाब से यहाँ वो सीन आना चाहिए जहाँ मिंगचुआन को अपनी मंगेतर यानी ली यान और अपनी प्रेमिका झीवे में से किसी एक की जान बचानी होती है। लेकिन हमारी ली यान अब बेवकूफ नहीं है। जब किडनैपर उसे भी बंधक बना लेते हैं तो वो डरने के बजाय किडनैपर बॉस से डील कर लेती है। जी हाँ, ली यान खुद किडनैपर्स के साथ मिल जाती है। वो कहती है, लेखक के इशारों पर नाचने से अच्छा है कि मैं खुद गेम खेलूं। अब आता है वो आइकॉनिक सीन। मिंगचुआन वहां पहुंचता है। ली यान और झीवे दोनों बंधक हैं। ली यान मिंगचुआन से कहती है, मैं तुम्हें ये आज़ादी देती हूँ, तुम झीवे को बचा लो, पर बदले में तुम्हें मुझसे अपनी सगाई तोड़नी होगी। मिंगचुआन जो सिर्फ पैसों और रुतबे के लिए ली यान से चिपका था, पूरी तरह फंस जाता है। ली यान किडनैपर से कहती है, मुझसे फिरौती लो, मैं इसके परिवार से ज्यादा अमीर हूँ। इस पूरे ड्रामे में मिंगचुआन की असलियत सबके सामने आ जाती है। वो इतना लालची और डरपोक है कि वो अपनी तथाकथित सच्ची मोहब्बत झीवे को बचाने के लिए भी अपने पैसे और रुतबा दांव पर नहीं लगाना चाहता। फाइनली ली यान उससे अपनी सगाई तोड़ने के कागज पर साइन करवा लेती है। वो आज़ाद हो चुकी है। नॉवल का पुराना घटिया हीरो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और सिस्टम में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है कि कहानी का मेल लीड बदल चुका है। अब जब सगाई टूट गई है तो ली यान के दादाजी को इस बात की भनक लगती है और वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नया मेल लीड यानी पावरफुल सीईओ जिन तिंगझो एक बुरा इंसान है जो ली यान का फायदा उठा रहा है। गुस्से में दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है। अस्पताल में दादाजी ली यान पर चिल्लाते हैं कि मिंगचुआन ही उसके लिए सही था, क्योंकि शादी के बाद वो उसे कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन तभी ली यान अपने दादाजी के सामने खड़ी हो जाती है। वो एक बहुत ही इमोशनल बात बताती है, दादाजी जब मैं 18 साल की थी और मुझे तेज बुखार था तब आप विदेश में थे। उस वक्त सिर्फ तिंगझो ही था जो मेरे साथ दिन रात खड़ा था। उसने मुझे दवा दी, मेरा ख्याल रखा। मुझे पता है वो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत खतरनाक होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ली यान की ये बातें सुनकर दादाजी पिघल जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ली यान और तिंगझो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। दादाजी अकेले में तिंगझो से बात करते हैं और कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने मेरी पोती को रुलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तिंगझो मुस्कुराकर वादा करता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। और इसी के साथ जो ली यान इस कहानी में विलन बनने वाली थी, उसने अपनी समझदारी से ना सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक घटिया इंसान से छुटकारा पाकर अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चुना जो सच में उसे डिजर्व करता है। ली यिंग मिंगचुआन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मिंगचुआन को लगता है कि ली यिंग अभी भी उसे प्यार करती है, इसीलिए वो नॉवल की असली हीरोइन फांग झीवे से जल रही है। लेकिन ली यिंग हंसकर उसकी बेइज्जती करती है और कहती है, गलतफहमी में मत रहो। पहली बात, मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए देखकर बहुत खुश हूँ, और दूसरी बात, हमारी सगाई टूट चुकी है क्योंकि अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और वो है जिन तिंगझो। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की उसके सामने कोई औकात नहीं है। मिंगचुआन ये सुनकर पूरी तरह तिरमिला जाता है। अब कहानी में वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ली यिंग ने नॉवल की कहानी को इतना बदल दिया है कि अचानक वक्त थम जाता है। ली यिंग अपनी जगह से हिल नहीं पाती। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है, ली यिंग तुमने अपनी हद पार कर दी है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि इस नॉवल की लेखिका यानी द ऑथर है। लेखिका कहती है, मैं इस दुनिया की भगवान हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे मेरे लिखे स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना था। लेकिन हमारी ली यिंग भी कहाँ डरने वाली थी। वो लेखिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, कैसी स्क्रिप्ट? तुम्हारी कहानी का हीरो एक लूजर है। तुम्हारी हीरोइन को भी अब उस घटिया हीरो में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी कहानी पूरी तरह बकवास है। ली यिंग की ये बातें सुनकर लेखिका का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, अगर प्लॉट खराब हुआ है तो मैं उसे दोबारा लिख दूंगी, मैं तुम्हें 100 बार मिटाऊंगी।
ली यिंग भी चिल्लाकर कहती है, तुम 100 जाल बिछाओगी, मैं 100 बार उन्हें तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरा दिमाग सब कुछ याद रखेगा। अब लेखिका एक बहुत ही खौफनाक चाल चलती है। वो कहती है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम्हारी असली सजा ये है कि तुम जिंदा रहोगी और अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखोगी। और इसके साथ ही लेखिका पूरी दुनिया को रीसेट कर देती है। कहानी वापस शुरुआत में पहुंच जाती है। दुनिया रीसेट होने के बाद ली यिंग भागते हुए अपने प्यार जिन तिंगझो के पास जाती है। उसे लगता है कि उसका प्यार उसे याद रखेगा, लेकिन जैसे ही वो तिंगझो को भाई कहकर बुलाती है, तिंगझो उसे बहुत ही ठंडेपन से देखता है और कहता है, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं सिर्फ फांग झीवे को पसंद करता हूँ। ली यिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस घटिया लेखिका ने क्या किया? उसने ली यिंग और तिंगझो के बीच की सारी रोमांटिक यादें और उनके बिताए हुए सारे पल चुरा लिए और उन्हें नॉवल की हीरोइन झीवे के नाम कर दिया। अब तिंगझो को लगता है कि वो बचपन से ही झीवे से प्यार करता है। ली यिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तिंगझो से कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझे पसंद करते हो। लेकिन तिंगझो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। कुछ दिनों बाद ली यिंग की मुलाकात नॉवल की असली हीरोइन झीवेई के चमचों से होती है। ये वो लड़के हैं जो झीवेई के प्यार में पागल हैं और ली यिंग को विलन समझते हैं। वो ली यिंग को धमकी देते हैं कि तुम झीवेई को परेशान करना छोड़ दो, वरना हम तुम पर तेजाब डाल देंगे। वो उसे बदसूरत कहते हैं, लेकिन ली यिंग भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, अच्छे कुत्ते कभी रास्ता नहीं रोकते, चलो फुटो यहाँ से। ये सुनकर वो लड़के भड़क जाते हैं और ली यिंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन ली यिंग भी रबर की नहीं बनी है। वो अकेले ही 3-4 लड़कों से भिड़ जाती है। तभी वहां धमाकेदार एंट्री होती है हमारे नए मेल लीड जिन तिंगझो की। वो ली यिंग को बचाने के लिए आगे आता है। अब यहाँ ली यिंग का मास्टरमाइंड दिमाग देखिए। जो लड़की अभी कुछ सेकंड पहले 3-4 गुंडों को धो रही थी, वो जिन तिंगझो को देखते ही मासूमियत की एक्टिंग करने लगती है। वो उसके गले लग जाती है और कहती है, जिनझो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो बस एक बेचारी नाजुक सी लड़की हूँ। ये देखकर तो हम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ली यिंग बहाना बनाती है कि मिंग चुआन उस पर हमला करवा सकता है, इसलिए उसे जिन तिंगझो के घर रुकना है। शुरू में तो वो मना करता है, पर किस्मत ली यिंग के साथ है। दादाजी की तबीयत खराब होने का बहाना मिल जाता है और ली यिंग को जिन तिंगझो के घर शिफ्ट होने का मौका मिल ही जाता है। ली यिंग और उसके दादाजी सिस्टम के बार-बार रीसेट होने की वजह से दादाजी का भी प्लॉट बदल चुका है। पहले जो दादाजी जिद्दी थे, अब वो सिर्फ अपनी पोती की खुशी चाहते हैं। ली यिंग दादाजी के साथ मिलकर एक गजब की नौटंकी करती है। वो दादाजी से कहती है, आप मुझे घर से निकालने का नाटक कीजिए ताकि मैं अपने प्यार यानी CEO जिंग तिंगझो के घर जाकर रह सकूं। दादाजी मान जाते हैं। अब हमारी हीरोइन बेचारी बनकर CEO झो के घर पहुंच जाती है। झो बहुत स्मार्ट है। वो ली यिंग से पूछता है, तुम्हारे दादाजी तुम्हें इतना प्यार करते हैं, वो तुम्हें घर से क्यों निकालेंगे? सच सच बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? ली यिंग बिना डरे सीधा बोल देती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। झो हैरान हो जाता है और कहता है, पर मैं तो उस नकली हीरोइन फांग झीवेई को पसंद करता हूँ। अब यहाँ ली यिंग अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो झो के दिमाग के तार खोलते हुए कहती है, अगर तुम सच में फांग झीवेई से प्यार करते हो तो तुमने उसे धोखेबाज मिंग चुआन के पास क्यों जाने दिया? प्यार करने वाले किसी और की रखेल बनने के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ते। ली यिंग की ये बात सीधा झो के दिमाग पर वार करती है। अचानक नॉवल के सिस्टम में एक इमरजेंसी सायरन बजता है। वार्निंग, मेल लीड सेल्फ अवेयरनेस इज अवेकनिंग। चेतावनी, हीरो के अंदर चेतना जाग रही है। सिस्टम घबरा जाता है कि कहीं हीरो सच न जान ले। राइटर तुरंत अपना कंट्रोल प्रोग्राम एक्टिवेट कर लेता है और झो को लोबॉट की तरह कंट्रोल कर लेता है। झो का बर्ताव अचानक बदलता है और ली यिंग पर चिल्लाता है, मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है। और पता है ये लाइट किसने काटी? ली यिंग के दादाजी ने, ताकि ली यिंग को रात में घर से ना निकलना पड़े। दादाजी रॉक्स। रात तो कट जाती है। अगली सुबह ली यिंग वापस जाने से बचने के लिए पेट दर्द का जबरदस्त नाटक करती है। बेचारा झो घबराकर उसके लिए दवाई लेने चला जाता है, लेकिन झो के जाते ही राइटर अपनी असली औकात दिखाता है। ली यिंग के सामने उसकी सबसे अच्छी दोस्त शेंग शेंग और सिस्टर यान खड़ी होती है। ली यिंग उन्हें देखकर खुश होती है, लेकिन शेंग शेंग उसे धक्का दे देती है। शेंग शेंग कहती है, मुझसे दूर रहो, मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ
विवी है। ली इंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राइटर ने ली इंग को अकेला करने के लिए उसकी सारी दोस्तों का ब्रेन वॉश कर दिया है। वो सब अब उस ग्रीन टी बिच फांग झीवेई को अपनी दोस्त मानती है और ली इंग से नफरत करती है। तभी वहां वो नकली हीरोइन फांग झीवेई मासूम बनने का नाटक करते हुए आती है और कहती है, यिंग यिंग गुस्सा मत हो। लेकिन ली इंग अब सब समझ चुकी है। वो झीवेई की आंखों में देखकर एक खौफनाक सवाल पूछती है, फांग झीवेई, तुम्हारे पास यादें हैं ना? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। फांग झीवेई कोई बेवकूफ नॉवल की हीरोइन नहीं है, बल्कि उसे भी पुराने प्लॉट की सब बातें याद है। वो जानबूझकर ये सारा खेल खेल रही है। तिंगझो का बर्थडे आने वाला है और ली इंग उसे एक ऐसा गिफ्ट देना चाहती है जिससे उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। ली इंग की मुलाकात हो जिंग यी नाम के एक लड़के से होती है। ली इंग हैरान रह जाती है क्योंकि पूरे नॉवल में सिर्फ जिंग यी ही इकलौता ऐसा इंसान है जिसकी यादें सिस्टम ने नहीं बदली है। ली इंग जिंग यी को बताती है कि पहले वो तिंगझो के करीब सिर्फ पैसों और प्रोजेक्ट के लिए गई थी, लेकिन अब उसे सच में तिंगझो से प्यार हो गया है। ली इंग जिंग यी से एक सीक्रेट मदद मांगती है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगी। तभी वहां हमारा सीईओ तिंगझो आ जाता है। वो ली इंग को किसी और लड़के के साथ देखकर बुरी तरह जल भुन जाता है। ली इंग समझ जाती है कि यादें भले ही मिट गई हों, लेकिन तिंगझो का दिल आज भी उसी के लिए धड़कता है। ली इंग तिंगझो को बर्थडे गिफ्ट में एक पुरानी पॉकेट वॉच देती है जो तिंगझो के माता पिता की थी। ली इंग ने उसे रिपेयर करवाया था ताकि ये घड़ी देखकर शायद उसे कुछ याद आ जाए। आखिरकार बर्थडे पार्टी का दिन आ ही जाता है। ली इंग खुद से कहती है, मेरा मौत का सामना करने का वक्त आ गया है। पार्टी में वो चुड़ैल यानी नॉवल की हीरोइन फांग झीवेई तिंगझो से ऐसे चिपक रही होती है जैसे वो उसकी बचपन की पड़ोसन हो। ली इंग से ये नाटक बर्दाश्त नहीं होता। वो झीवेई के पास जाती है और उसे सबके सामने एक्सपोज कर देती है। ली इंग कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यादें सच हैं, तो बताओ तिंगझो को खाने में क्या पसंद है? ली इंग बताती है कि तिंगझो को स्पाइसी खाना पसंद है क्योंकि मुझे ली इंग को स्पाइसी पसंद है। और तो और ली इंग ये तक बता देती है कि तिंगझो के पेट के निचले हिस्से पर एक तिल है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ली इंग झीवेई को ताना मारती है कि चुराई हुई यादों से तुम किसी को अपना नहीं बना सकती। ये बेइज्जती देखकर झीवेई की एक चमची दोस्त को गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों, यहीं पर नॉवल का वो खतरनाक प्लॉट शुरू होता है। वो लड़की अचानक अपने बैग से एक बोतल निकालती है और चिल्लाते हुए ली इंग के चेहरे पर फेंक देती है। एसिड अटैक। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ये क्या? ली इंग को तो कुछ हुआ ही नहीं। ली इंग मुस्कुराती है और अपना चेहरा पूछती है। सब हैरान थे कि सल्फ्यूरिक एसिड से ली इंग का चेहरा क्यों नहीं जला। तभी ली इंग सबसे बड़ा धमाका करती है। वो बताती है कि उसे इस एसिड अटैक के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने पहले ही अपने दोस्त जिंग यी को बोलकर उस एसिड की बोतल को नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग पानी की बोतल से बदलवा दिया था। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कहानी के लड़के अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में ली यिंग की यादें क्यों आ रही हैं, जबकि स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्हें असली हीरोइन फांग झीवेई से प्यार होना चाहिए। तभी ली यिंग सीधे झीवेई के पास जाती है और एक ऐसा सच बोलती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ली यिंग कहती है, नाटक करना बंद करो। मुझे पता है तुम्हें अपनी पुरानी यादें वापस मिल गई हैं। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया को एक ऑथर ने बदल दिया है। झीवेई मान जाती है, लेकिन वो कहती है, तो क्या हुआ? ऑथर ने मुझे इस कहानी की हीरोइन बनाया है। आज मुझे सबका प्यार मिल रहा है। मिंग चुआन, तिंगझो, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त भी अब मुझे चाहते हैं। लेकिन हमारी ली यिंग उसे एक करारी सच्चाई याद दिलाती है। क्या तुम हमेशा उस ऑथर की कठपुतली बनकर रहना चाहती हो? क्या होगा अगर कल को ऑथर का मन भर जाए और वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके किसी और को हीरोइन बना दे? अपनी किस्मत खुद लिखो। ली यिंग की ये बात झीवेई के दिल पर लगती है। तभी वहाँ ली यिंग की पुरानी दोस्त यनियन आ जाती है, जो पहले उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन अब उन्हें भी समझ आ गया है कि वो सब बस एक कहानी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें ऑथर ने आपस में लड़वाया था। अब झीवेई अपना असली दर्द बयां करती है। वो बताती है कि ऑथर ने उसे प्यार नहीं बल्कि एक श्राप दिया है। वो गाँव से आई थी जहाँ लड़कों को अहमियत दी जाती थी। उसकी माँ ने दहेज के लिए उसे एक बूढ़े आदमी को बेच दिया था। वहाँ से वो जैसे तैसे भागकर मिंग चुआन के पास आई। उसे लगा वो उसे बचाएगा, लेकिन मिंग चुआन एक नंबर का टॉक्सिक इंसान निकला। ये सुनकर सभी लड़कियों की आंखें खुल जाती हैं। वो एक दूसरे को गले लगाती हैं। ली यिंग मुस्कुराकर कहती है, तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है झीवेई, लेकिन अब तुम आजाद हो। अब अपनी मर्जी की जिंदगी जियो। अब जब कहानी की लड़कियों ने ऑथर का स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक दिया है तो सिस्टम क्रैश होने लगता है। मिंग चुआन और बाकी लड़के बौखला जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर से कुछ बहुत अहम खो गया है। लड़कियां इस आजादी का जश्न मनाने एक बार में पहुंच जाती हैं और जमकर ड्रिंक्स एंजॉय करती हैं। तभी वहां मिंग चुआन आधमकता है और ली यिंग पर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झीवेई को बिगाड़ने की? वो तो मेरे लिए दिन में 3 बार खाना बनाती थी। उसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इस पर ली यिंग जो जवाब देती है वो सुनकर आप भी तालियां बजाएंगे। ली यिंग सीना तान कर कहती है, वाह रे दोगले इंसान,
तुम लड़के बाहर जाकर अय्याशी करो तो वो सब ठीक है, और हम बहनें अगर अपनी खुशी के लिए 2 जाम पी ले तो हम बिगड़ गई। वहाँ मौजूद सभी लड़कियां चेयर करती हैं। मिंग च्वान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हमारी ली यिंग नशे में पूरी तरह टल्ली है और एक बार फिर अपने प्यारे सीईओ जिंझो के चेस्ट मसल्स को छू रही है। वो नशे में जिंझो से प्रॉमिस मांगती है कि प्लीज उस हीरोइन जीवई को कभी पसंद मत करना। जिंझो भी पूरी शिद्दत से जवाब देता है, मैं सिर्फ और सिर्फ ली यिंग से प्यार करता हूँ और जिंदगी भर सिर्फ उसी को चाहूंगा। इसके बाद दोनों रात साथ गुजारते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगली सुबह नशे के कारण ली यिंग को कुछ याद नहीं रहता। वो कहती है, अरे नहीं, मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारे धोखेबाज सड़े हुए खीरे यानी मिंग च्वान की तो वॉट लग चुकी है। जब से ली यिंग ने उसके साथ सगाई तोड़ी है, मिंग च्वान के पिता ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। अब भिखारी बन चुका मिंग च्वान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी हीरोइन जीवई के पास भीख मांगने आता है। वो कहता है, मुझे एक और मौका दे दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन अब जीवई भी समझदार हो गई है। वो उसे लात मारकर भगा देती है और कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम एक घटिया इंसान हो। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक सिस्टम का सबसे खतरनाक अलर्ट बजता है। सिस्टम ली यिंग को बताता है कि इस नॉवेल का आखिरी चैप्टर ऑनलाइन आ चुका है। हीरोइन से रिजेक्ट होने के बाद मिंग च्वान पागल हो गया है और उसका ईगो इतना हर्ट हुआ है कि वो ली यिंग को जान से मारने आ रहा है। सिस्टम बताता है कि इस किताब की 2 ही एंडिंग्स यानी 2 ही अंत लिखे गए हैं। पहली, ली यिंग का मर्डर हो जाएगा। दूसरी, ली यिंग को बचाने के चक्कर में जिंझो के पेट में चाकू लग जाएगा और वो खून बहने से मर जाएगा। ये सुनते ही ली यिंग के पसीने छूट जाते हैं और तभी मिंग च्वान सच में चाकू लेकर वहां आ धमकता है। जिंझो ली यिंग को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। ली यिंग खून देखकर बुरी तरह रोने लगती है और चिल्लाती है, जिंझो, तुम्हें मरना नहीं है, हेल्प। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सब हॉस्पिटल में है। हम सब डर रहे थे कि जिंझो को कुछ ना हो जाए, लेकिन जब डॉक्टर आता है तो पता चलता है कि जिंझो की उंगली पर सिर्फ एक छोटा सा कट लगा है। जी हाँ दोस्तों, कोई जानलेवा हमला नहीं, सिर्फ एक उंगली कटी है। जिंझो मजे लेते हुए कहता है, अगर हॉस्पिटल आने में थोड़ी और देर हो जाती तो ये घाव अपने आप ही भर जाता। ली यिंग बेचारी खून देखकर इतना डर गई थी, वो चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें पता है मैं खून देखकर कितना डर जाती हूँ, अगर तुम मर जाते तो मैं किसके एब्स छूती। ये सुनकर जिंझो मुस्कुराता है कि फाइनली ली यिंग को उस रात की बातें याद आ गई। हॉस्पिटल के उस छोटे से इंसिडेंट ने दोनों को एहसास दिला दिया कि वो एक दूसरे को खोने से कितना डरते हैं। जिंझो ली यिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, आज से हमारी जिंदगी में कोई ऑथर, कोई सिस्टम या कोई पहले से लिखा हुआ प्लॉट नहीं होगा। आज से हमारी कहानी हम खुद लिखेंगे। और वीडियो के एंड में जिंझो ली यिंग को एक बहुत ही प्यारी बात बोलता है, जिंदगी एक चॉकलेट बॉक्स की तरह है, तुम्हें नहीं पता कि अगला पीस कैसा होगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल का सबसे मीठा हिस्सा रहोगी। और दोस्तों, इसी खूबसूरत और फनी नोट पर हमारी ये शानदार कहानी खत्म होती है। हमारी विलन ने अपनी किस्मत खुद बदल ली। आपको इस पूरी सीरीज में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन लगा? ली यिंग का एटीट्यूड या जिंझो का प्यार? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नई और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।